गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स के बारे में बताया था और 3 प्रिंसिपल्स बताए थे। गोइंग कंसर्न था, इसके अलावा था मनी मेजरमेंट, ये सब चीज़ें। अब मैं आज आपको फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ, जो है फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल फॉर्म में शो या डिस्क्लोज होना ज़रूरी होता है। जो फॉर्मेट्स हैं इस तरीके से होने चाहिए कि जो हमारे रेलिवेंट यूज़र्स हैं, चाहे वो डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं, उनको उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सही फॉर्म में रिसीव हो पाए। इसके अलावा फुल डिस्क्लोज़र के फॉर्म में अगर आपने कोई चीज़ को रिकॉर्ड किया है, मटेरियल को या फैक्ट को शो कराया है, तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए कि डिटेल क्या है। आप चाहें तो उसे फुट नोट की फॉर्म में या नोट की फॉर्म में, वर्किंग नोट की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ताकि उनको समझना एंड यूज़र्स के लिए ईजी हो जाए। कंपनी एक्ट में कई सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट का दे रखा है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 129। कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। सेजमेंट रिपोर्टिंग दे रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग। नोट प्रिपरेशन पॉलिसी, रिपोर्ट बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। आप आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अगर आप सही फॉर्म में या फुली फॉर्म में अपने डेटा को या अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज करेंगे, तो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको पता चल पाएगी। क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ये सभी यूज़र्स को एग्जैक्टली पता चल पाएगा। अब आता है मेटेरियलिटी कंसेप्ट या मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए मैटर करती है, हम केवल उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं। जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए मैटर नहीं करती है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं। यहाँ दे रखा है कि मटेरियल फैक्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है, वो केवल जो मैटर नहीं करते उन चीज़ों को रिकॉर्डिंग अपनी बुक में नहीं करते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो आइटम मटेरियल की फॉर्म में नहीं माना जाता या हमारे बिजनेस पे इन्फ्लुएंस नहीं डालता है, मतलब मैटर नहीं करता है, उसको हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब कोई मटेरियल किसी बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे अपने बिजनेस के नेचर के ऊपर। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर की शॉप में गुड्स है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। किसी दूसरे बिजनेस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो वहाँ पे उतना मैटर नहीं करेगा। इससे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रखा है कि मनी स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ साइज ऑफ शॉप इज़ ए मटेरियल फैक्ट, इट विल इंक्रीज द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर हमने अपनी शॉप में का इंटीरियर डेकोरेशन बढ़ाया, अच्छा किया, या शॉप का साइज़ बढ़ाया, तो ये हमारी बिजनेस के लिए मैटर करता है, क्योंकि फ्यूचर में इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 200 रुपये का डिफरेंस आता है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अगर कैश के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कैश का बैलेंस मैच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमने ये 200 रुपये मिस कर रखे हैं। इनकम कम दिखाई है, एक्सपेंस ज़्यादा दिखाए हैं, जबकि स्टॉक में 200 रुपये का वेरिएशन मैटर नहीं करता। लीकेज हो सकती है, डैमेज हो सकता है, उस वजह से वो उतना मैटर नहीं करेगा। थर्ड है कि पेंसिल, इरेज़र, इंक पॉट, ये जो माइनर सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम परचेज़ करते हैं, तो हम इनको इनके नाम से शो नहीं करते हैं कि हमने पेंसिल खरीदी तो पेंसिल को पेंसिल के नाम से शो कर दिया, इंक खरीदी इंक को इंक के नाम से शो कर दिया। क्योंकि अगर ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम पेंसिल, इरेज़र, इंक पॉट, पेपर, इन सब चीज़ों को स्टेशनरी के नाम से शो कर देते हैं, कंबाइंड ग्रुप बना देते हैं। चेयर खरीदी, टेबल खरीदी, उनको हम फर्नीचर के नाम से शो कर देते हैं, ताकि ग्रुप बना दें जो हमारे बिजनेस पे मैटर करता हो। अब आप देखिए, इसी में आगे दे रखा है अगला प्रिंसिपल है, जो सिक्स्थ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है बचाना, सेव करना। मैनेजमेंट को अगर फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वो अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट सेव कर सकता है, ताकि जब वो लॉस हो तो उस लॉस को वो ईजीली बियर कर पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन अगर वो प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहा है, यानी उसे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, तो वो उस प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड या उसके लिए पहले से प्रिपरेशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो एक्चुअल में हो नहीं जाता। यानी लॉस की प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट की जो प्रिपरेशन है वो आप पहले से नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे दे रखा है द प्रिंसिपल स्टेट मैनेजमेंट शुड कॉन्शियस वाइल असर्टेनिंग इनकम फॉलोइंग विच प्रॉफिट विल बी कवर स्टेटेड एट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग तब तक प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए जब तक वो रियलाइज़ ना हो, इसलिए क्योंकि वो हमारी डिविडेंड डिक्लेरेशन पे इफेक्ट डालता है। अगर आपने प्रॉफिट के लिए पहले से प्रिपरेशन कर ली और एक्चुअल में वो प्रॉफिट हुआ नहीं, तो आपको वो अपनी अमाउंट अपने पास से पे करना पड़ेगा। इसलिए जब तक प्रॉफिट ना हो तब तक उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। अब इसमें आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके लिए हम जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में कम होती है वो हमेशा दिखाई जाती है। यानी आपके पास कोई गुड्स है जो आपने 1000 रुपीज़ में परचेज़ किया था और मार्केट में उसकी प्राइस 1200 रुपये हो गई, तो आप उसे 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज़ ही शो कराएंगे। सेम 1000 रुपीज़ की गुड्स की प्राइस मार्केट में 900 हो गई तो आप 900 शो कराएंगे। जो मार्केट प्राइस एक्चुअल प्राइस में कम होगा वही कंसीडरेबल प्राइस होगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो भी आप गुड्स सेल करते हैं अपने कस्टमर को, ज़रूरी नहीं है कस्टमर आपको उनके लिए अमाउंट पे कर दे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अमाउंट पे नहीं करते हैं, डूब जाता है पैसा, तो उनके लिए भी आप पहले से प्रोविज़न बना सकते हैं, जिसे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कहते हैं। इसके अलावा डेटर को डिस्काउंट देने के लिए आप पहले से अमाउंट सेव कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि डेटर हो सकता है कोई कस्टमर आपको डिस्काउंट पे या कुछ अमाउंट कट करके अमाउंट पे करे। इसके अलावा इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ यानी ख़त्म करने के लिए, यानी इनकी वैल्यू कम करने के लिए भी आप पहले से प्रोविज़न बना सकते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं आप किसी असेट्स की, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इन शॉर्ट में ये कहें कि फ्यूचर के में होने वाले लॉसेस की अर्ली प्रिपरेशन को लेकर है, कि अगर आप लॉस को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है 7th, वो है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप किसी भी असेट्स को की प्राइस वो प्राइस शो कराएंगे जो आपने उस असेट्स को परचेज करने, अपने यहाँ तक लाने, इंस्टॉल करने में टोटल में खर्च की है। यानी परचेज की प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन सबको मिलाकर। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, मशीनरी आपने परचेज़ की 40 लाख रुपीज़ की, 20,000 रुपये उसको लाने में खर्च कर दिए और 10,000 रुपये आपने उसको इंस्टॉल करने में खर्च कर दिए, तो आपके लिए मशीनरी की प्राइस 40,30,000 रुपीज़ हो जाएगी। यही आपकी गुड्स की या उस मशीनरी की परचेज प्राइस मानी जाएगी। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहलाता है, यानी इस कंसेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, या आपने किसी असेट्स को एक्वायर करने में टोटल कितना अमाउंट अब तक खर्च किया है। ठीक है। ये चेंज नहीं होता क्योंकि आपने जो एक बार अमाउंट पे कर दिया वो हमेशा वही रहेगा। मार्केट प्राइस चेंज होती रहती है, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी गुड्स की प्राइस को हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही शो कराओगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई भी एसेट्स कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यानी आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी उसकी वैल्यू को कम करेंगे, और जो एक्चुअल अमाउंट है लेस होने के बाद वो अमाउंट शो करते चलेंगे। अब इसके कुछ कंडीशन दे रखी हैं आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस पेड फॉर द परचेज ऑफ असेट्स इज़ वेरीफिएबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। यानी आपने किसी असेट की प्राइस जो पे करी है परचेज करने में वो वेरीफिएबल होनी चाहिए, यानी आपके पास उसका बिल, इनवॉइस, ट्रांसपोर्टेशन का बिल वगैरह ये सब होना चाहिए। सेकंड है कि इन्फॉर्मेशन स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायसनेस, यानी अगर आप अपने मन से किसी भी चीज़ को शो नहीं कर सकते, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे आपने असेट्स की वैल्यू कम करके दिखा दी कि चलो 10,000 रुपये कम हो गई, लेकिन यानी रेलिवेंट होना चाहिए, यानी बायसनेस आपके प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट के अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी गुड्स की मार्केट प्राइस ये पता करना बहुत टिपिकल होता है। सपोज़ आपने कोई 50,000 की मशीन खरीदी, 2 साल के बाद आप उसे बेचना चाहते हैं। 3 कस्टमर आए, तीनों कस्टमर उसकी प्राइस अलग अलग बोलेंगे, कोई 30,000, कोई 35, कोई 28, क्योंकि तीनों के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो आप एग्जैक्ट मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल था। इसमें आगे दे रखा है अब 4th पॉइंट, अगर आप देखें, द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इज स्टेबल एंड स्टैटिक वाइल कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस इज वेरिएबल। कॉस्ट हमेशा स्टेबल रहती है जबकि मार्केट प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। और 5th पॉइंट है कि किसी भी असेट्स की
ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में कि किसी की अब प्राइस बढ़ ही रही है तो बढ़ती ही जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंटिन्यूस किसी की असेट्स की प्राइस 3 साल बढ़ी, लेकिन ज़रूरी नहीं है फोर्थ ईयर भी वो चीज़ इंक्रीज़ हो, वो डाउन भी हो सकती है। यानी प्रेडिक्शन होना बहुत टिपिकल होता है। लेकिन जो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है, इससे कुछ लॉसेस भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कॉस्ट कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग असेट्स की प्राइस को शो करते हो तो वो आपकी रियल प्राइस नहीं होती, उससे आपको हिडन प्रॉफिट हो सकता है, जो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग गलत बात है। सेकंड है कि असेट्स जो आप रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, वो आप वो पे करते हैं कि जो आपने उसको खरीदने में अमाउंट पे किया है। जैसे आपने लेकिन कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनको आप बिना पे करे ही परचेज कर आपके पास आ जाती हैं। जैसे आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन जो होती है वो असेट्स है, गुडविल असेट्स है, लेकिन आपने उसके बदले में कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है। और वो आप अपनी बुक में शो नहीं करते, वो आप केवल तभी शो करते हैं जब आप किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करते हैं, जबकि एक्चुअल में गुडविल आपकी अपनी असेट्स है, उसकी वैल्यू भी वहाँ पे शो होनी चाहिए, पर हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से आप उसे शो नहीं करते। थर्ड है कि जो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आप शो करते हैं वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जैसे 10,000 की आपने कोई मशीन परचेज़ की और 2 साल के बाद आपने उसको 6,000 रुपये में बेचा, तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमको 4,000 रुपये का लॉस हो गया, पर ऐसा नहीं है। आपने 2 साल तक तो उस मशीन को यूज़ किया, तो उसकी वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वेरियस एसेट्स पे, यानी अलग अलग एसेट्स पे अप्लाई नहीं होती। कुछ एसेट्स की वैल्यू ऐसी होती है जो डेप्रिशिएट होती है, कुछ की एप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला प्रिंसिपल हर एसेट्स पे इक्वली एप्लीकेबल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। अब नेक्स्ट है 8 प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आप टोटल ईयर में एक्सपेंसेस पे करते हैं वो आपके रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस अपनी इनकम या अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर वो 10,000 रुपीज़ अर्न करना है तो उसके एक्सपेंसेस भी मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ ही होंगे। तो इसलिए एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपस में मैच होने चाहिए। यानी आपने जो भी रेवेन्यू अर्न किया है अकाउंटिंग पीरियड में, वो एक्सपेंसेस भी आपके उतने ही होने चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, यानी जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो आपके एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट दोनों के इक्वल होगा। अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। कल एक्रूअल प्रिंसिपल आपने पढ़ा ही था कि जो अमाउंट जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है वो उसी में शो कराया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो आपने कब पे किया या कब वो आपको अमाउंट रिसीव हुआ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि वी नो दैट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स इज मेड और सर्विस इज रेंडर्ड। रेवेन्यू केवल तभी अर्न होता है जब आप या तो गुड्स को बेचते हैं या सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने गुड्स बेचा तो आपको कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर फ्यूचर में भी रिसीव होगा तो भी सेल करते टाइम ही रेवेन्यू जनरेट माना जाता है। ऐसे ही सेम आपके एक्सपेंस के केस में होता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब आप पे करते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि वो आपने पे कब किया। मैटर ये करता है कि वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। जैसे आपने मार्च की सैलरी या सपोज़ कीजिए अप्रैल में पे की, तो उसका जो टाइम पीरियड एक्चुअल माना जाएगा वो मार्च ही माना जाएगा, क्योंकि वो सैलरी रिलेटेड किस चीज़ से है, मार्च से रिलेटेड है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज़ की जिसकी सपोज़ कीजिए उसकी लाइफ थी 5 ईयर, यानी 10,000 की परचेज़ की और आपकी लाइफ थी उसकी 5 साल की, तो आप अपने बुक में जो एक्सपेंस शो कराओगे 1/5 शो कराओगे। जैसे 10,000 की आपने परचेज़ की, 5 साल उसकी लाइफ थी, तो यानी आपके लिए पर ईयर उसकी जो एक्सपेंस होगा वो 2,000 रुपये होगा। 1/5 आपका एक्सपेंस होगा, 4/5 आपके लिए असेट्स की तरह ट्रीट करेगा, ये बैलेंस शीट में शो कराया जाएगा। यानी उस पर्टिकुलर ईयर का अमाउंट एक्सपेंस में, बाकी का अमाउंट चला जाएगा आपका बैलेंस शीट की असेट्स में। ऐसे ही आप इंश्योरेंस पे करते हैं, इंश्योरेंस आप पे करते हैं, हो सकता है कि वो अगले साल चला जाए। जैसे आपने कराया जून में तो आपको अगले साल जून में पे करना पड़ेगा, पर हमारे अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं, तो 3 महीने का जो एडवांस आपने पे किया वो नेक्स्ट ईयर का ही माना जाएगा, वो करंट ईयर का नहीं होगा। केवल मार्च तक का अमाउंट करंट ईयर का माना जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि जो कॉस्ट होती है गुड्स की वो हमेशा सेल्स रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए।
यानी अगर आपकी जो अगर हम कहें कि रेवेन्यू जो है आपका वो किससे मैच होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ और जितनी कॉस्ट है उसको हम प्लस कर दें तो वो आपकी रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। तो यानी इन चीज़ों को मैच करके हम आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। यही हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है।